भाई और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 7। आज शनिवार है। कॉलेज में कल रविवार की छुट्टी है। कॉलेज बंद होते ही हॉस्टल खाली होने लगा। आसपास के गांवों व कस्बों के लड़के घर जाने के लिए निकलने लगे। बालू कमरे पर आते ही एक थैले में कपड़े रखने लगा। वह घर जाने के लिए तैयार होने लगा। यह देखकर सोम को भी भीलड़ माँ की याद आ गई। घर से निकले हुए उसे पूरा एक सप्ताह गुजर गया था। अचानक उसके मन में भी घर जाने की इच्छा जागृत हो उठी। बालू के साथ ही वह भी हॉस्टल से निकलने की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद ही अपने कमरे के ताला लगाकर दोनों मित्र हॉस्टल से बाहर निकल गए। कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर वे बस स्टैंड की ओर चल पड़े। लगभग आधे घंटे में वे चित्तौड़गढ़ बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां बसों की भीड़ लगी हुई थी। एक जगह खड़े होकर दोनों अपनी अपनी बस की प्रतीक्षा करने लगे। रोडवेज की लंबी बसें स्टैंड के एक गेट में से प्रवेश करती थी। कुछ समय तक स्टैंड पर खड़ी रहती थी। कुछ सवारियां नीचे उतरती थी, कुछ सवारियां बस में चढ़ती थी और समय होते ही बस स्टार्ट होकर इस स्टैंड के दूसरे गेट से बाहर निकल जाती थी। कुछ समय उपरांत ही निमच जाने वाली बस स्टैंड पर आकर ठहरी। इसे देखकर बालू प्रसन्न हो गया। सोम से विदा लेकर वह बस में जा चढ़ा। 5 मिनट रुकने के बाद बस स्टैंड से बाहर निकल गई। बस स्टैंड की भीड़ में सोम अकेला खड़ा रह गया। अपना थैला कंधे पर लटकाकर वह कौतूहलपूर्वक इधर उधर देखने लगा। सहसा उसकी नज़र बस स्टैंड के एक कोने में लगी मिठाइयों की दुकान पर पड़ी। यहाँ से उसे भीलड़ माँ के लिए मिठाई खरीद लेनी चाहिए। ये विचार मन में आते ही वह मिठाइयों की दुकान की ओर बढ़ गया। दुकान से उसने मावे के पेड़े खरीदे। 20 रुपए के एक पाव। पेड़े खाकर माँ प्रसन्न हो जाएगी। बेचारी दिन भर जंगलों में भटकती रहती है। अच्छा खाना पीना उसे कभी नसीब नहीं हुआ है। उसकी दादी माँ की तरह ही भीलड़ माँ ने जीवन भर दुख देखा है। इस दुनिया में उसका भी कोई नहीं है। पढ़ लिख कर जब वह नौकरी पर लग जाएगा तब वह भीलड़ माँ के सारे कष्टों को दूर कर देगा। भीलड़ माँ को वह अपने साथ में रखेगा और मन से उसकी सेवा करेगा। अभिभूत होकर सोम इधर इसी तरह के विचारों में खोने लगा। जोगणिया माता, जोगणिया माता। अचानक कंडक्टर का तीखा स्वर उसके कानों में आके टकराया तो वह चौंक पड़ा। जोगणिया माता जाने वाली बस स्टैंड पर आ खड़ी हुई थी। मिठाई के पैकेट को थैले में डालकर सोम बस की ओर दौड़ पड़ा। बस में चढ़कर वह आगे की सीट पर खिड़की के नज़दीक आ बैठा। थोड़ी ही देर में बस सवारियों से भर गई। तीखे स्वर में जोर से चीखता हुआ कंडक्टर बस में चढ़ाया और जैसे ही उसने सीटी बजाई, ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे आगे सरकती हुई बस दूसरे गेट से बाहर निकल गई। चित्तौड़गढ़ से बाहर निकलते ही बस पूर्व दिशा की ओर तीव्र गति से दौड़ने लगी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट गई। बस की खिड़की में से अब गांव, खेत व उसमें लहलाती हुई फसलें नजर आने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बाहर पानी की बूंदें टपकने लगी। प्रकृति की अनुपम छटा देखकर सोम का मन प्रफुल्लित होने लगा। शाम के 6 बजे बस बेगू कस्बे के बस स्टैंड पर आकर ठहरी। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन बारिश थम गई थी। शाम का धुंधल का गहराने लगा था। कस्बे में यत तत बिजली के बल्ब जल उठे थे। बस रुकते ही चाय वाले चाय पीने के लिए अधिकांश सवारियां नीचे उतर गई। सोम ने अपना थैला सीट पर रखा और वह भी नीचे उतर आया। होटल में से एक कप चाय लेकर वह चाय सुड़कने लगा। चाय पीने से निपटते ही कंडक्टर ने सीटी बजा दी। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। इधर उधर बिखरी हुई सवारियां बस में चढ़ आई। सबके साथ सोम भी बस में चढ़ आया।
धीरे धीरे सरकती हुई बस स्टैंड से बाहर निकल गई। कस्बे से बाहर निकलते ही बस ने फिर गति पकड़ ली। काठुंदा मोड़ पर आकर बस पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई और सड़क पर तेज गति से दौड़ने लगी। ठुकराई गांव को पार करके जब बस आगे बढ़ी तो दूर पहाड़ों के ऊपर जोगड़िया माता के मंदिर में चमकती हुई रोशनियों को देखकर सोम का मन गदगद हो गया। माता के प्रति सोम के हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी। सिर झुकाकर उसने बस में से ही माँ को नमन किया। घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ते हुए बस अरावली पर्वतमालाओं की चढ़ाई चढ़ने लगी। माँ जोगड़िया की जय जयकार से बस गूंजने लगी। सोम का मन भाव विह्वल उठा। भीड़ के साथ वह भी जोगड़िया माता की जय जयकार करने लगा। रात के ठीक 8 बजे बस जोगड़िया माता बस स्टैंड पर आकर खड़ी हुई। ड्राइवर ने बस का इंजन बंद किया और नीचे उतर आया। अपना अपना सामान उठाकर सवारियां नीचे उतरने लगी। सोम भी अपना थैला उठाकर बस से नीचे उतर आया। तेज कदमों से वह घर की ओर चल पड़ा। पूरे 8 दिन बाद वह घर लौट रहा है। भीलड़ माँ कैसी होगी, अचानक उसे देखकर माँ प्रसन्न हो जाएगी। वह उसे गले लगा लेगी और स्नेह से उसका मस्तक चूम लेगी। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह रोमांचित होने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे और बारिश की बूंदें टपकने लगी। सोम का मन प्रफुल्लित हो उठा। उसके कदमों में गति आ गई। जोगण्या माता बस्ती की गलियों में से गुजरता हुआ वह थोड़ी ही देर में अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। द्वार पर रुक कर उसने चूल्हा फूंक रही भीलड़ माँ को पुकारा, देख माँ, मैं आ गया हूँ। सोम, तू आ गया बेटा, मैं तो तेरी ही बाट जो रही थी। मुझे पता था कि आज थावर का दिन है, सोम जरूर आएगा। अचानक सोम को सामने खड़ा हुआ देखकर भीलड़ माँ चौंक पड़ी। वह प्रसन्न हो उठी। उठकर उसने सोम को गले लगा लिया। वह उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह प्रकट करने लगी। तू कैसा है बेटा सोम? चित्तौड़ में कैसा लगा तुझे? चित्तौड़ बहुत बड़ा शहर है माँ। पहाड़ों के ऊपर चित्तौड़ का किला दिखाई देता है। रानी पद्मिनी का महल, मीरा का मंदिर और विजय स्तंभ खड़ा दिखाई देता है। रात के समय शहर दीपावली की तरह जगमगाता है। वहाँ रेल की पटरियाँ भी है जिन पर लंबी लंबी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा, जिंदा रही तो मैं भी कभी तेरे साथ चित्तौड़ कर चलूंगी बेटा। हाँ माँ, अब तो मुझे पूरे 3 साल तक चित्तौड़ में रहकर पढ़ना है। तुम जब चाहोगी मैं तुझे अपने साथ चित्तौड़ दिखाने ले चलूँगा। क्या तू कॉलेज में भर्ती हो गया है बेटा? हाँ माँ, मैं पूरे 1 सप्ताह कॉलेज में पढ़कर आया हूँ। रहने के लिए मुझे छात्रावास में कमरा भी मिल गया है और जानती हो, कमरे में मेरे साथ रहने वाला एक प्यारा मित्र भी मिल गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, परंतु मैंने सुना है कि छात्रावास में रहने वाले लड़के बिगड़ैल होते हैं। नहीं माँ, बालू बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तरह ही वह भी गरीब घर का है, इसलिए हम दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। अरे मैं तो भूल ही गया, चित्तौड़ से मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ माँ। सोम ने थैले में से मिठाई का पैकेट निकाला और भीलड़ माँ के हाथ में रख दिया। पैकेट में रखे हुए मावे के पेड़ों को देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसकी बूढ़ी आंखों में खुशी झलक आई। सोम बेटा, तू कितना ख्याल रखता है मेरा। वहाँ मुझे तेरी बहुत याद आती है माँ। हमेशा मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। मेरी नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा माँ। फिर मैं तुझे कहीं भी काम पर नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, तेरी नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं तेरे पास ही रहूंगी। मैं तेरा ब्याह कर दूंगी, बहू के हाथों की रोटियां खाऊंगी और दिन भर आराम करूंगी। यह कहते हुए भीलड़ माँ मुस्कुराई। अपने विवाह की बात सुनकर सोम को शर्म आ गई। भीलड़ माँ ने सोम को फिर गले लगा लिया। भाव विह्वल होकर वह बोली, चल बेटा, तू अब जल्दी हाथ मुंह धोकर आ जा। खाना तैयार है, रोटियां ठंडी हो रही हैं। हाँ माँ, मुझे भी जोर की भूख लगी है। तेरे हाथों की रोटियां खाने के लिए मैं कई दिनों से तरस रहा हूँ। यह कहकर सोम जोर से हंस पड़ा। परेंडी पे रखे मटके में से लोटा भरकर वह आंगन में हाथ मुंह धोने चला गया। हंसते हुए भीलड़ माँ ने टांट पर से 2 परातें उतारी और उसमें रोटी सब्जी परोसने लगी। कुछ क्षणों बाद ही सोम हाथ मुंह धोकर आ गया। पालती मारकर वह चौकी पर बैठ गया। दोनों माँ बेटा खाना खाने लगे।
खाने पीने से निपटने के बाद भीलड़ माँ ने घर में खाटें बिछा दी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही दोनों देर रात तक बातें करते रहे। चित्तौड़ कैसा है, वहाँ का कॉलेज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है आदि तरह तरह के प्रश्न माँ उससे पूछती रही। बड़ी शालीनता के साथ सोम माँ के प्रश्नों का उत्तर देता रहा। बातें करते करते ही थकी हारी भीलड़ माँ को नींद आ गई। रात गहरा गई। जोगण्या माता बस्ती में चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लेकिन सोम को अभी तक नींद नहीं आई। घर की छत पर छाए हुए कत्तलों पर टपकती हुई पानी की बूंदों की टप टप स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। खाट पर लेटा हुआ सोम छत पर एकटक देखने लगा। कॉलेज की स्मृतियां उसकी आंखों में तैरने लगी। सहसा श्रेया का चेहरा उसकी आंखों में उतर आया। सांवला रंग, तीखे नाक नक्श, श्यामल होठ, काली आंखें। पता नहीं क्यों जब भी वह अकेला होता है, श्रेया का चेहरा उसकी आंखों में उतर आता है, जिसे देखकर उसका मन अजीब सी प्रसन्नता से भर उठता है। आज तक श्रेया ने उससे बात तक नहीं की है। कक्षा में कभी कभी वह उसकी ओर देख लेती है। श्रेया की आंखों में देखकर ही वह रोमांचित हो उठता है। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच जाती है। एक मृदुल सा आकर्षण उसे श्रेया की ओर आकृष्ट करने लगता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 7। अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।